1992 बैच के आईपीएस अफसर, 2 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित, 34 साल पुलिस सेवा में दे चुके और 3 किताबें लिख चुके और अभी बेहद चर्चा में हैं। और ये कौन है? ये है हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह, जो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जब आपने ज्वाइन किया तब हरियाणा में 2 पुलिस अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली थी। उस समय आपने ज्वाइन किया और बहुत कम समय में आप चर्चा में हैं, आपको लोग जान रहे हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, आपको सुनते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपके साथ रील्स बनाते हैं। तो ये बहुत कम टाइम में सफ़र कैसा रहा आपका? थोड़ा बताइए कैसे हो रहा है? एक तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे जी। काइंड ऑफ कि अपने ऑडियंस से मिलने का मौका दिया। यस, एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में हम स्टेट में आए थे। तो आपके पास कोई मास्टर प्लान नहीं होता है। क्राइसिस तो जब आप उसमें क्राइसिस में होते हैं तो वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, इस तरह से चलता है। जी। तो हमने कोशिश की कि पहली कोशिश तो ये थी कि फोर्स के मोराल को ठीक रखें, क्योंकि बदमाश तो कभी सीज फायर घोषित नहीं करते, वो तो 24/7 चलते रहते हैं। राइट सर। वो तो ऐसा कहेंगे नहीं कि चूंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक रफ वेदर से जा रही है तो हम लोग सीज फायर कर लेते हैं, आप ठीक हो गए तो फिर शुरू करेंगे। तो लगे रहे। तो सिंप्लिसिटी हमारे काम आई। आप देखें कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि हम जिस इकोसिस्टम से आए थे तो वहाँ कास्ट वायलेंस, कम्युनल वायलेंस ऑर्डर ऑफ द डे था हमारे कॉलेज के दिनों में। तो जब हम इस सर्विस में आए तो दिमाग में ये बात थी कि जो वहाँ हमने सीखा है वो यहाँ अप्लाई करेंगे और ऐसे सिचुएशन को प्रिवेंट करेंगे। तो वो सारी लर्निंग काम आई और हमें लगता है कि अगर चीज़ों को आप सिंपल रखें तो बेहतरी आती है। जैसे हमने 3 टास्क रखा था कि भाई एक जो धींगा मस्ती है, जो एक्सटॉर्शन, रैंसम कॉल, इसको हम हेड ऑन लेंगे। दूसरा हमारा था कि जो सप्लाई ड्रिवन ड्रग का प्रसार प्रचार है उसको रोकेंगे। और तीसरा जो जगह जगह जैसे कि अड्डे बन गए बदमाशों के, चाहे वो सट्टे वाले हों, चाहे वो ड्रग्स वाले हों, चाहे वो शराब वाले हों, तो उसको सैनिटाइज करेंगे। और उसमें हमने फोर्स को लगाया। तो मुझे खुशी है कि लोगों को ये चीज़ें पसंद आई। सर, हरियाणा में 2 आपके जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने आत्महत्या जी, की। जी। उसके पीछे क्या वजह मानी जाए? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार था या उसको छुपाने की कोशिश थी? क्या मतलब आपको क्या लगता है? आपने पूरा केस देखा है? देखिए, ये इन दोनों घटनाओं का ना मुझे बड़ा दुख है। इनकी फैमिली बहुत सफ़र कर रही है। तो मेरे आस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि भी जांच एजेंसियां काम में लगी हुई है, तो उसको तो उनको अपना काम करने देते हैं। लेकिन यस, इसका इम्पैक्ट तो ऑर्गेनाइजेशन के मोराल पर पड़ा ही, लेकिन हम उससे बाहर आ गए हैं, बहुत दूर आ गए हैं। और आप देखें कि 70,000 की फोर्स है, तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो हम ये चाहते हैं इस तरह घटनाएं नहीं हों। अगर हो गई है तो कैसे इसके पार पाएँ, आगे बढ़ें, क्योंकि हम लोग इमरजेंसी सर्विस हैं। पब्लिक सेफ्टी जो है ऑक्सीजन की तरह है कि थोड़ा भी लेवल कम गया बहुत घुटन होती है। तो हमारी लड़ाई चलती रहती है। तो हमारा सारा ध्यान है कि कैसे पुलिस को कोऑर्डिनेटेड मैनर में, थाने को थाने एरिया के क्रिमिनल से, ज़िले को ज़िले के एरिया के क्रिमिनल से, और स्टेट की जो एजेंसियाँ हैं उसको इंटरस्टेट क्रिमिनल से लड़ाई रखें। मेरा सारा ध्यान उधर है। सर, मेरा एक सवाल है जो कि जिसको लेकर आप चर्चा में बहुत ज़्यादा हैं पिछले कुछ दिनों से। जी 8 नवंबर 2025 को आपने स्टेटमेंट दिया था जी जी। कि थार और बुलेट चलाने वाले अधिकतर लोग क्रिमिनल मानसिकता के होते हैं और ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो क्रिमिनल्स हैं जो इन गाड़ियों को चलाते हैं। उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ, कई सारे लोगों ने आपको इस बयान को लेकर सवाल खड़े किए, किसी ने आपको नोटिस भेज दिया। तो ये मतलब क्या उसके पीछे सोच थी आपकी? आप इस बात से सहमत तो होंगे ना कि सड़क पर कुछ लोग हैं जो ज़्यादा ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं। जी। कुछ लोग हैं। अब जैसे मैं कई जगह ये बात कह चुका हूँ कि 80s की बात है, मैं डीटीसी के बस पर ट्रेवल कर रहा था, तो उसके बगल से एक मारुति वैन जा रही थी। तो जो ड्राइवर था उसने थूका उसके ऊपर और बोलता है ये माचिस की डिबिया है, कंटेम्प्ट फॉर द स्मॉल व्हीकल। तो सड़क पर ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की गाड़ियों पर चलते हैं और उनको लगता है कि जो उनसे कम दाम वाले छोटे साइज की गाड़ियां हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन। ये दादे हैं, इनका ये भौकाल है, ये स्टेटमेंट है, सारे इनसे दब के चले, इस तरह की बात सड़क पर है, आप कहीं भी मिल जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि एज ए स्टेट पुलिस चीफ FIR का हम इंतज़ार नहीं करते, हमारा वार्निंग से ही काम शुरू हो जाता है
ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। जिस व्यवहार से किसी दूसरे को क्षति या हानि होती हो, उस व्यवहार को रोकना हमारा काम है। तो मान लिया जाए कि हमने ऐसा कभी कहा कि ऐसा होता है, तो कुछ सोच के कहा होगा, आई स्टैंड बाय दैट, क्या हो गया। सर आपने बहुत सारे हरियाणा में वीआईपीज हैं, उनकी सुरक्षा हटा दी, जिसके चलते कई वीआईपीज जो हैं वो परेशान भी हैं और कुछ लोग आपके खिलाफ बोल भी रहे हैं। और आपने कहा कि शादी और मैयत के लिए जो पुलिस है उसकी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच है? आपने क्यों सुरक्षा हटाई, या सुरक्षा ऐसे लोगों के पास थी जिनको ज़रूरत नहीं थी? ये तो सुरक्षा देना नहीं देना डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम है, या स्टेट लेवल सिक्योरिटी कमेटी है, वो तय करती है। डीजीपी का पर्सनली इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। बट हमने ये देखा कि हज़ारों की संख्या में पुलिस बल जो थे वो निजी सुरक्षा के नाम पर थे। रोज हमारे पास फोटो आता था कि जिनको खतरा है वो बुके ले रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो सुरक्षा में सिपाही लगे हुए हैं साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो हमने कहा कि जो आप एसेस करें, जिले के एसपी को मैंने ये कहा कि आप इसको एसेस करें, और जिसको सचमुच कोई खतरा है उसको जरूर प्रोटेक्ट करें। उनका जान बचाना हमारा काम है। लेकिन जिन्होंने शौकिया ले रखा है, किसी तिकड़म भिड़ा के ले रखा है, तो वहाँ आप उसको वापस लें, क्योंकि पुलिस इज ए कॉमन रिसोर्स, क्लास रिसोर्स है जो सबकी सेफ्टी के लिए बना है। हम कुछ लोगों के आगे, कुछ लोगों के घर के आगे उसको बिठा देंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो उस क्रम में कई लोगों का वापस हो गया। तो मान लिया कि जिसका झुंझुना आपने छीन लिया जिला पुलिस ने, वो तो मिस करेंगे, तो हम वो उसको माइंड नहीं करते। हमारा मोटा मोटी ये है, कई लोग सर नाराज भी हो गए आपसे, जिनको ज़रूरत है उनको जरूर मिले। और नाराजगी का आलम तो ये है कि मेरा काम पब्लिक से रिलेटेड है जी। तो मैं कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला करूंगा तो उसके पक्ष में, उसके सपोर्ट में बातें चलती रहेगी जी। तो उससे मुझे ना तो विचलित होना, ना उधर ध्यान देना। हमारा काम है जो फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियन है जी। आप देखें कि जो फाइट एंड फ्लाइट इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स आदमी का है कि एक घटना होगी तो कोई आदमी हट जाएगा, कोई भाग जाएगा जी। तो जो लोग वायलेंस और जो कहते हैं कि वन अपमैनशिप के लोग हैं, जो फाइट रिस्पॉन्स वाले हैं, तो उनको ये लगता है कि कानून मेरे ऊपर लागू नहीं होता है, हमारी मनमर्जी चलनी चाहिए। क्यों नहीं चलनी चाहिए? दूसरी तरफ वो विक्टिम वाले लोग आ जाते हैं, जो फ्लाइट वाले हैं, जिनको कुछ हो गया भाग लेंगे, फिर वो शोर मचाते हैं कि हमारे साथ नुकसान हो गया, हमारी हेल्प करो, या हमारे आदमी के साथ धक्का हो रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो ये दिन भर में यही सब चलता रहेगा। तो कोई बात नहीं, हम हर आदमी की बात को नोट करते हैं, उसमें अगर जनहित की कोई बात होती है उसको अपने काम में डाल लेते हैं, बाकी को इग्नोर करते हैं। सर आपने एक और बड़ी बात कही कि जो पुलिसकर्मी पैसे लेते हुए पकड़े जाएं जी, उनको सीधा नौकरी से निकाल दो, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो सर इसको लेकर भाई कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं लोग कि भाई कोई जांच नहीं हो, नौकरी से निकाल दो सीधा। नहीं, देखिए 311(2) आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसको ये पावर है कि असाधारण स्थिति में जब जांच कराना संभव नहीं होगा तो आप नौकरी से बाहर निकाल सकते हैं। हम लोग पुलिस एक इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर है। यहाँ हम ज़्यादा नहीं मैंने क्या ये नहीं कहा जाए कि हाँ देख लेंगे टाइप से। अब आप देखें कि कोई पैसे लेते पकड़ा गया रेड हैंडेड, आजकल तो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो जो पानी गुलाबी हो गया या किसी की गाड़ी से ड्रग निकला, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, तब शंका की गुंजाइश कहाँ है? अब 4 महीने उसकी इंक्वायरी हम करते रहेंगे, उसके पीछे एक डीएसपी लगाओ और 4 आदमी लगाओ। हमने कहा भाई आप गलती से इधर आ गए थे, आपने वापस जाओ और अपना मुकदमा लड़ो जाके, और अपना हमारा पीछा छोड़ दो, क्योंकि पुलिस भरोसे पर चलती है। अगर लगेगा कि इनमें तो वो लोग जो खुद ही ड्रग बेचते पकड़े गए या खुद ही जो पैसे लेते पकड़े गए, इस पुलिस पर क्या भरोसा करना है? तो हमें जो पब्लिक ट्रस्ट पुलिस है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो हमने कहा हम सिंपल एक पॉलिसी फॉलो करते हैं कि जो रंगे हाथ पकड़े गए, जो कॉन्ट्राबैंड के साथ पकड़े गए, उनको दफा करिए। हमारे जयचंद हैं, इनको अपने पास हम रखते ही नहीं। आपने कहा कि पुलिस जो है, पुलिस और हलवाई में अंतर होता है दोनों में। पुलिस पर कोई मानसिक दबाव नहीं होता है, पुलिस और हलवाई की दोनों काम अलग अलग है, आपने स्टेटमेंट दिया था। इसके पीछे और हलवाई की दुकान चलाने वाला उसके पीछे क्या सोच दिया आपने? देखें कि पुलिस की नौकरी जो है कोई एकदम से तो प्रकट होती नहीं। आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं अखबार में कि बड़ा मुश्किल काम है। आपका शूटर से बॉडी कांटेक्ट होता है, आमने सामने गोलियां चलती है ना। मान लें कि आप उसको लाके इंटरोगेट करते हैं, वो दुश्मनी पाल सकता है आपके साथ। तो पुलिस की नौकरी है ही ऐसी जहां आपके जान पर बनी रहेगी, जहां की आप देखें कि
मैंने स्ट्रेस का कोई लेवल ही नहीं है कि एक आदमी मर गया तो मारने वाला विजिटिंग कार्ड छोड़ के तो गया नहीं, और लोग बराबर में सड़क जाम किए बैठे हैं, 24 घंटे में ढूंढ के लाओ। करेक्ट। तो कोई आदमी, एवरेज आदमी तो पजल हो जाएगा, लेकिन वो पुलिस मेंटालिटी है कि कोई नहीं जी पकड़ लेंगे, कुछ नहीं पता है, पकड़ लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। तो कोई भी क्राइम हो गया तो हर तरह के लोग शोर मचाने लग जाते हैं, और इधर सॉल्व भी करना है तो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम दोनों इकट्ठे खड़ा हो जाता है। तो वैसे में अगर मिसफिट आदमी इसमें आ गए हैं तो वो भी दुखी रहेंगे, पुलिस भी दुखी रहेगी। तो जिसको लगता है यहाँ का काम बड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पा रहा, बड़ा टेंशन है, तो 3 महीने की नोटिस की जरूरत भी नहीं है, वो पैसे हम ही भर देंगे, आप चलो जी कुछ और कर लो। मालिक उसी क्रम में मेरा कहना यही होता है ना कि जो बढ़ई है वो फर्नीचर की दुकान खोल ले, जो हलवाई है मिठाई की खोल ले। अगर मान ले कोई बढ़ई है हलवाई की दुकान खोल गया, हम पूरी हेल्प करेंगे कि भैया आपका भी पीछा छूट जाएगा, आपकी भी शांति हो जाएगी, हम भी बच जाएंगे। सर, आपके कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं, आप ट्वीट भी करते हैं उनको वीडियोस को एक्स पर। सुबह सुबह आप पुशअप करते हैं और वो वीडियो डालते हैं और आप कहते हैं कि सुबह उठते ही जो अपने हार्डवेयर हैं वो चेक कर लेने चाहिए। तो ये वीडियोस जो है बड़े वायरल हैं, हालांकि यूथ को मोटिवेट भी कर रहे हैं ये वीडियोस। उसके पीछे आपकी सोच क्या है, इस तरह की वीडियो डालना, और बड़ी ये काफ़ी चर्चा है इस वीडियोस को लेकर इस तरह की। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ जी, मैं स्टेट पुलिस चीफ हूँ जी। तो मुझे पब्लिक डिस्कोर्स को मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ, तो मुझे काम की बात करनी चाहिए जी। मैं सवेरे ये लिखता हूँ कि आज 24 घंटे प्रदेश में कोई शांति रही, कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई, तो सबको सुकून मिलता है कि जो आदमी इस चीज़ का जवाबदार है, इंश्योर कर रहा है, वो कह रहा है, तो सबको लगता है ठीक है ये काम करें। फिर मैं डिटेल में लिखता हूँ कि पुलिस ने क्या क्या किया, कितने मुकदमे दर्ज किए, कितने बदमाश को पकड़ा, कितने वेपन रिकवर करे, साइबर क्राइम में क्या हुआ, डिटेल में मैं लिखता हूँ। सो लोग पढ़ लें कि भाई पुलिस ने ये किया है। अब देखें कि आज की डेट में भी पिछले 24 घंटे में 3700 कॉल पुलिस को 112 पर आया, 3600 पे जाके इन्होंने निपटा दिया उसको, और 88 जो ट्रैफिक के विक्टिम थे एक्सीडेंट के उसको अस्पताल पहुंचाया। तो ये सब जब लोग पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि पुलिस देखो इतना काम कर रही है, तो उनको तसल्ली होती है कि जो एजेंसी हमारी सुरक्षा में है तो ये काम कर रही है। ये हो गया। तीसरी बात जो होती है कि जब लोग हमारी सुनते हैं तो हमें सही बात करनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि हर आदमी को अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ठीक रखना चाहिए कि अस्पताल जेनेटिक डिजीज के लिए बना है, लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए नहीं बना है। करेक्ट। कि आप इतना सारा खाना खा के पूरा वजन बढ़ा लिया, फिर अपना हार्ट खराब कर लिया, फिर अस्पताल में जाके पड़े हुए हो, या डायबिटिक होकर पड़े हुए हो, तो आप उन लोगों को वंचित कर रहे हो जो जेनेटिक डिजीज़ की वजह से इलाज के इंतज़ार में है। तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ को से बच के रहना ज़रूरी है। तो वो मैं, अच्छा दूसरा कि अगर आप फिटनेस ओरिएंटेड हैं तो आप ड्रग्स से दूर रहेंगे, दोनों साथ नहीं चलेगा, अल्कोहल से दूर रहेंगे, दोनों साथ नहीं चलेगा। तो एक मकसद ये भी होता है कि भाई आप देखो इतनी एडवर्टीजमेंट चल रही है कि ये बड़ा अच्छा, वो बड़ा अच्छा, तो एक ये भी है कि आपका 1 किलोमीटर का रन 5 मिनट से नीचे का होना चाहिए, आपका प्लैंक 5 मिनट तक का होना चाहिए, है ना। आप जो है 25 किलो वेट लेके डाउन बेंच पर 90 से सेट कर सकते हैं, आप 60-70 पुशअप कर सकते हैं। अगर इतना काम आप कर लोगे ना जी, कोई ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। आप मेंटली टफ रहोगे, उल्टी पुल्टी आदतों और चीज़ों से बचे रहोगे, आप देश के भी काम के, परिवार के भी काम के रहोगे, और बोझ नहीं बनोगे व्यवस्था के ऊपर। तो वो मकसद होता है। सर, आप थानों में जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, वहाँ भी बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो ओवरवेटेड हैं, इनका पेट बढ़ा हुआ है, उनको सर क्या हिदायत देते हैं आप? यही बात करते हैं उनसे कि भाई अपना वेट कम करो? हमारा वेट को देख के मुझे ये नहीं लगता क्यों वेट ज़्यादा है। आप हमारा देखें जो जेनेटिक मेकअप है कि हजारों साल से हम लोग गुलाम थे, और हम शासन की प्राथमिकता नहीं थे, मजदूर थे, भूखे रह के मजदूरी करना हमारा भाग्य होता था जी, यही होता था ना। अब देखें कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो यहाँ से अनाज उठाकर चर्चिल यूरोप ले गया कि वहाँ कम ना पड़ जाए, और बंगाल में अकाल पड़ा, बहुत लोग मर लिए। तो हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो यहाँ स्टोर हो जाता है, कि अभी भी लगता है कि पता नहीं अगला खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये स्टोरेज सिस्टम है। इसलिए आप देखिएगा कि हमारे यहाँ जो बीच का फैट बड़ा कॉमन सा है। तो अगर है तो ये ऐसा नहीं है कि अरे बड़ा बेकार सा आदमी है,
फिर हमारा देखें कि हम लोग इतने रिच सिविलाइजेशन है, हम्म, हमारे खाने का देखें, हर चीज़ पर लड्डू खा लेते हैं, हर चीज़ में पकौड़े, वो Correct. कहाँ जाएगा। करेक्ट सर। तो लेकिन ये सब करने के बाद फिर हार्ट पर, आपके शुगर लेवल पर बड़ा फर्क पड़ता है। तो हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि ये भी एक काम है, ये भी कर लिया करो, नहीं तो तुम मेडिकल बिल इतना खींचोगे सरकार कहाँ से देगी। थोड़ा भाग के किसी को क्या पकड़ोगे। ठीक बात है सर। पुलिस का मतलब ये हुआ कि लोग को देख के लगे हम्म, कि ये दौड़ के किसी को पकड़ सकता है, कोई बदमाश को गिरा सकता है, जी। खुद ही गिर पड़े। तो लोग सोचते हैं कि आपको हो क्या गया है। ठीक बात है सर। आपने एक बयान दिया था कि जो कई सिंगर ऐसे हैं जी जो कि अपराध या अपराधियों को महिमा मंडित करते हैं, जी जी ऐसे जो सिंगर हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। खासतौर से पंजाब में भी बहुत सारे सिंगर हैं, जो कई सिंगर ऐसे भी हैं जो क्राइम की दुनिया में शामिल भी हो गए। जी। तो इसको लेकर सर क्या आपकी एक सोच है और क्या इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो आदमी का बिहेवियर है ना जी, कई चीज़ें सेप होता है। एक तो आपका जेनेटिक मेकअप क्या है, कि आप अड़ियल हैं कि डरपोक हैं, आपका जीन बहुत कुछ डिसाइड करता है। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। दूसरा, स्कूल में क्या सिखाया गया, पेरेंट्स ने क्या सिखाया, धर्म क्या कहता है, किस संस्कृति से आप आए, उस पर आपका व्यवहार तय होता है। तो ज़्यादातर कहते हैं कि दूसरों का नुकसान नहीं करना, अपने फ़ायदे के लिए किसी को हार्म नहीं करना, ये सिखाया जाता है। जी। और कोई बात हो जाए तो बातचीत से निपटाना, और किसी को तो ना तंग करते, ना मारते, ना कूटते। बड़ी मुश्किल से 20-25 साल के आदमी को समझाया सिखाया जाता है। फिर ये गवैये आ जाते हैं, फिर ये शुरू हो जाते हैं चकलो, रिवाल्वर, पता नहीं क्या क्या। तो जो आदमी का रेसिस्टेंस है मैल एडेप्टिव बिहेवियर के प्रति, राइट सर। तो वो लोअर हो जाता है। हम्म, तो आप देखिए, नए लड़के को पता ही नहीं है कर क्या रहे। मैंने एक घटना में एक लड़के ने गोली मारी 20 और पकड़ा गया तो विक्ट्री साइन दिखा रहा था। यस, मुझे तो याद है। इस तरह के जो म्यूजिक आपके लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर गवैये इस तरह से इंसाइट करें, नॉर्मलाइज कर दें कि भाई किसी को गोली मार देना नॉर्मल थिंग है, और मतलब कि जी एक गाना तो ये भी है कि बंदे मारना और जेल जाना तो हमारा काम ही है, इस तरह के गाने हैं। राइट सर। तो आप सारे स्कूल को बंद कर रहे हो, सारे पेरेंटिंग को डिसरप्ट कर रहे हो, सारे रिलीजियन की टीचिंग को ख़त्म कर रहे हो, और आप कहते हो आप इंटरटेनर हो। तो ये बिल्कुल गलत बात है। और इनको फिर चाहिए स्टेट सिक्योरिटी कि जी एक गैंग किससे अलाइन हो जाएंगे, दूसरे गैंग वाले हमारे लिए भी गाओ, बीच में फंस जाते हैं। तो जी गनमैन दो जी, हम लोग बस यही करने के लिए रह गए। अपना जो बोया हो काटो, क्या वायलेंस के प्रोमोटर हो, आपने हिंसा का शोरूम खोल रखा है, भुगतो ना। करेक्ट सर। हाँ सर आपने कहा कि सहवाग वाली स्टाइल अपनाओ जी। और कोई डिजिटल अरेस्ट करे तो उसको 100 गालियां दो। नहीं, एक टाउन हॉल में मैं गया था, तो वहाँ लोग ये थे कि डिजिटल अरेस्ट है। कई मैंने आजकल देखे हैं कि हुआ क्या है कि पहले लोग पैसे घर में रखते थे तो चोरी होती थी, है ना, उसको बोलते थे कि हाउस ब्रेकिंग, ग्रे वेदन। अब पैसे अकाउंट में चले गए ऑनलाइन, तो वहाँ अकाउंट ब्रेकिंग शुरू हो गया, पासबुक वर्ड वगैरह का झंझट पड़ गया। तो बहुत सारे लोग हैं बैंक का खाता हैक नहीं कर पाते, तो क्योंकि उनका फायरवॉल बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन जिसका खाता है उसको डरा बहला फुसला ललचा के हम उससे पासवर्ड ले लें, या इस हद तक डरा दें कुछ चेक काट के दे आवे। तो एक जैसे ही ऑनलाइन सारा काम शुरू हुआ, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ये ठग बदमाश उधर ही आ गए, वहीं शुरू हो गए। तो पहले तो इलाके के चोर आके ही चोरी करते थे न, अब पूरी दुनिया के लोग बैठे हैं कंबोडिया में बैठ के यहाँ को डराने ललचाने में लगे हुए हैं। तो बोलते, लोगों ने मुझसे पूछा कि पंजाब काडर के एक डीजीपी थे, वो ठगे गए। मतलब ये लोग तो पुलिस के आदमी हैं, ये डिजिटल अरेस्ट से क्यों डरते हैं? मतलब पैनिक, कि आप डर जाते हैं, पैनिक मोड में। तो डर गया तो आपसे एक बार आप डर गए, उसके हत्थे चढ़ गए, फिर आपको चलाना शुरू कर देते हैं। तो हमने कहा कि देखो जी पीवीआर जाओ, कोई मतलब ऐसी बात कही इस तरह से कही जाए जो याद रहे और इजी टू प्रैक्टिस हो। ज्ञान तो बहुत है बट कोई प्रैक्टिस हो। तो हमने कहा जी पॉज, अगर इस तरह का कोई कॉल आ गया कि जी आपके पार्सल से ड्रग निकला, आपके पार्सल से वाइल्ड लाइफ निकला, तो आप एकदम से पैनिक हो जाते हैं। तो अच्छा जी अब क्या करें? बोला आप अरेस्ट हो। बोला अच्छा फिर? तो बोला आप इतने पैसे तो छुटवा देंगे। वो इस तरह से बहुरूपीय होते हैं वो। राइट। नहीं, कोई होली में पोस्टमैन बन के आता था, थानेदार बन के आया कपड़े पहन के, ये वही लोग हैं।
नए जमाने की बेरूपी है। इनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। आप जाओगे मेवात तो बात 8वीं पास भी नहीं है, महाबेवकूफ। एक ड्रामा सा खड़ा कर लेते हैं, वीडियो पर आपको ले लेते हैं। तो भैया पॉज करो, तो 5-10 मिनट में आपका ब्रीदिंग नॉर्मल होगा, पैनिक खत्म होगा। फिर आपको ये पता चलेगा कि जब हमने कोई पार्सल भेजा ही नहीं तो निकलना उसमें से क्या है। तो हमने कहा अगर ये इतना आपको लगे कि मुश्किल है, तो जैसे इसको सस्पेक्ट फ़ोन कॉल आए तो आप ये गाना गाओ कि भाई जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, एक डॉन का गाना है कि वो ठग का कॉल आ गया वो घड़ी आ गई है। इतने में आपका 10 सेकंड निकल जाएगा। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि वीरेंद्र सहवाग का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जी। तो उसमें वो बोला कि उसकी बैटिंग चल नहीं रही थी, तो उसने बड़े कोच वोच बड़े टेक्निक ठीक करने की कोशिश की, बात नहीं बनी। फिर वो जब सब थक गया, वो इंटरव्यू में खुद ही कह रहा था, तो उसको फिर एक गाना याद आया कि मतलब सामने वो कौन आया, दिल में मची हलचल। तो जब बॉलर आता था तो ये गाना उसके दिमाग में चलता था, तो उसकी टाइमिंग ठीक हो गई, फुटवर्क ठीक हो गया, ठांडा चौके छक्के उसने बारिश लगा दी। तो हमने कहा आप भी गाना ही गाओ जी, बाकी छोड़ो, ज्ञानवान भूल जाओ। कि जब कोई ठग का कॉल आ गया, जानते नहीं, वो आपको अंदर दे रहा है, आपको नौकरी दिलवा रहा, आपके पैसे दुगने कर रहा है, बोला ये ठग आ गया जी, तो 10 सेकंड के बाद आपकी जो रैशनल थिंकिंग है वो किक इन कर जाती है। फिर आप सोचते लगते हो, तो फिर आप वेरीफाई कर लो। अगर कोई बॉस कह रहा है हमारे अकाउंट में तुमने पैसे डाल दो, तो बॉस से फोन करके पूछ लो कि डालना क्या, तो वेरीफाई हो गया। P&V कि बोलो बोलो कौन है वो, जाने दो मुझे जाना है, वादा जो किया वो निभाना है, तो बोलो बोलो कौन है वो, तब वेरीफाई कर लो। अगर मान लिया जाए कि उसके बाद पता चलता है ये ठग था, तो जो भी नंबर है उसको 1930 पर, तो 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉल सेंटर है, और वहाँ पर सारे बैंक वाले बैठे हैं, टेलीकॉम वाले बैठे हैं। तो जैसे आपका कोई पैसा मार लेता है या आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, आप उनको बताओ, तो जो भी लीड चलेगी फ़ोन नंबर से, या फिर पैसा अगर चला गया है तो पैसा वही रोक देंगे। अगर 5-6 घंटे में बता दो तो 100% रुक जाते पैसे। जब दिखता कि ये पैसा इस अकाउंट से उस अकाउंट उस बैंक से गया, तो वहीं चेक लगा देते हैं। तो उसका यूज़ करना चाहिए। ये सलाह भी देते हैं कि भाई कोई इस तरह की बात हो तो आप इन्हें कहे से कुछ करो ही ना। तो साइबर क्राइम का जो सबसे बड़ा काट है कि आप भय और लालच से कुछ मत करो। राइट। ये इसी पर प्ले करते हैं, ये आपको डराते हैं कि आप अरेस्ट हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या ललचाते हैं कि नौकरी दिलवा देंगे, पैसे दुगने कर देंगे, मतलब खुद ही कर लो ना, हमारा क्यों कर रहे हो। तो मैं 100 गालियों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो जैसा उससे ऐसा बात करो ना। अब जो वो ठग है फालतू, मतलब आपको लाइन अप कर रहा है, तो उससे कोऑपरेट करने का क्या मतलब है। गुस्सा हो उसके ऊपर, तो गुस्से में लोग यही करेंगे। तो ये आपके बिहेवियर में एक टूल किट डेवलप हो जाएगा, आप बचे रहेंगे, रिफ्लेक्सिवली बच जाएंगे आप। डीजीपी साहब एक थाने जाते हैं और अपने जो एसएचओ है उससे पूछते हैं कि 25 साल की नौकरी में आपने कोई गोली चलाई है, 5 गैंगस्टरों के नाम बताओ। तो ये क्या आप एग्जाम दे रहे थे अपने इंस्पेक्टर का कि ये कुछ जानता है कि नहीं जानता, या ऐसे ही लगा दिया इसको? मैं परीक्षा बिल्कुल नहीं ले रहा था, मैं देख रहा था कि ये करते क्या है, इनके दिमाग में क्या चलता है। जैसे आप किसी थाने में जाओ तो आपको एसएचओ रिवॉल्वर के बगैर मिलेगा वो। मैं पूछूं कि क्या आपने इलाके को मतलब नो क्रिमिनल जोन खुद ही घोषित कर दिया कि आपका इलाका जो है शिव जी के त्रिशूल में बसा हुआ काशी है, यहाँ से कोई ना तो क्रिमिनल की ट्रांजिट है, ना स्टे है, ना कोई ऑपरेशन है, तभी ना रिवॉल्वर लिए नहीं घूम रहे हैं। नहीं तो कभी कोई टकरा जाए बदमाश साहब से जो बंदूकधारी हो, तो क्या कहेंगे, रुक जाओ मैं लेके आता हूँ, घर से लेके आता हूँ। तो ये आपकी मानसिकता को दिखाता है कि आपने अपराधियों के रास्ते आना ही नहीं, आपने फैसला कर लिया है। हमने ऐसे नहीं चलेगा कि जो मेट्रो रेल चलती है ना कि सारे क्रिमिनल येलो लाइन में और पुलिस ब्लू लाइन में, दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। मोनो रेल चलाइए, को ए से बी आते हैं, बी से ए जाइए, और हथियार अपने पास रखिए। आपको कानूनी अधिकार है अपनी जान बचाने का, दूसरों की जान बचाने का, आपकी ड्यूटी है ये। आपकी हथियार ही नहीं हो तो आप करेंगे क्या। एक तो ने वो कहा आपने फायरिंग नहीं करी है तो खाक गोली चलाएंगे आप पर तो चलेगी। वो तो गांजा फूके रखते हैं, शराब पिए रहते हैं, कॉक करके रखते हैं, छूटते गोली चलाते हैं, तो आप क्या करेंगे उस हालत में। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और तीसरा ये तो पता हो कि आपके इलाके में कौन कौन ऐसा आदमी है। जब आपके इलाके में धमकियाँ आ रही है तो कोई तो रेकी कर रहा है, कोई तो वहाँ है जो कि लिंकअप कर रहा है, जो कहीं से कॉल आता हो। तो हमने लास्ट माइल डोमिनेशन की बात की, तो हमने बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला निकाला
कि देखो जी बड़ी धमकियाँ आ रही तो ऐसा कर लेते हैं कि हर SHO अपने इलाके से 5-5 जो गिरोहबंद और हथियारबंद हैं उसको उठा के जेल में डालेगा। तो 2000 के आसपास बना, 400 थाने हमारे पास हैं। 15 दिन में 17.5 को उठा के अंदर दे दिया। अच्छा, उसमें से 1000 के आसपास हथियार बरामद हुए, बहुत बढ़िया 1500 की गोलियां मिली और करीब 100 से ऊपर मर्डर प्लान जो था वो हमने फॉल किया जी। तो अगर आप चीज़ों को सीधा रखें कि जी आपके इलाके में जो हथियारबंद और गिरोहबंद है ना, या तो जेल में हो या आपके रडार पर हो। अगर वो भाग रहे हैं तो फिर उसका LOC जारी कराओ, RCN जारी कराओ, पासपोर्ट रद्द करो, छोड़ना इनको नहीं है। सर मैं आपकी बात करूं तो आपने लास्ट टाइम फायरिंग कब की थी? मैं अपने साल भर पहले मैं कहीं से जा रहा था तो फायरिंग रेंज रास्ते में था, तो हमने कहा कि चल के देखते हैं। तो हम लोग यहाँ टारगेट पर गोली लगानी होती है। तो मेरी 6 के आसपास आई, ड्राइवर की 4 आई, गनमैन की 2 या 3 आई थी। तो हमने कहा जी स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर गोली गाली चले तो ये मुझे दे दियो। सर आपने एक बात और कही, अभी आपका स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ ये वाला कि गुरुग्राम में एक बड़ी समस्या है कि लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं या ठेकों के बाहर शराब पीते हैं। तो आपने एक PC में कहा था कि इनको लट पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे? जो बल प्रयोग करेगा उस बल प्रयोग तो करना ही पड़ेगा ना। कि देखो यूज ऑफ फोर्स की मेरे बहुत क्लियर डॉक्ट्रिन है कि अगर कोई ब्लंट वेपन यूज करता है, अरेस्ट असिस्ट करता है, तो आप ब्लंट वेपन यूज करिए और जो पावर चाहिए आपको, जो फोर्स चाहिए काइंड ऑफ की अरेस्ट को करने, इफेक्ट करने के लिए यूज़ करिए। अगर सामने वाला हथियारबंद है, गोलियां चलाता है, तो आपको अपने प्राण रक्षा का अधिकार है। तो मान लिया जाए कि सड़क किनारे ठेका है, वहाँ बैठ के हुड़दंग करें, लोगों को तंग कर रहे हैं, तो उनको क्या आप फूलों की माला पहनाएंगे? करेक्ट। जो भी ज़रूरी फोर्स है उनको कंटेन करने के लिए यूज़ करिए। सर एक आपका और स्टेटमेंट है जो कि आपने एक दिया था और कहा था कि बदमाशों ने अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आके दिखाएं। नहीं, वो तो देखो जो ये गवैये जो गाने में उनको दिखाते हैं और एक जो काइंड ऑफ के ना कि बच्चों के दिमाग में घुस गया है, लड़के बच्चे हैं कि ये बहुत बड़े भौकाल है, पता नहीं ये क्या है। तो हमने कहा जब इतने ही इनमें ताकत है, इतने ही ये बहादुर, तो रुके ना जी। ये मोटरसाइकिल से डरते डरते आएंगे, हड़बड़ा के 3-4 सेकंड रहेंगे सीन ऑफ क्राइम पर, अब फिर भाग जाएंगे। और ये कौन सी लाइफ स्टाइल है? ये कौन से बहादुर हैं? इनका चेहरा इनका दुश्मन। 2 रात एक जगह ये सो नहीं सकते। इनके साथ वाले से इनको हमेशा डर रहता है कि ये कब मुझे ना निपटा दे। इनके जो राइवल उनसे इनको डर रहता है। इनके परिवार की ये दुर्गति होती है, पुलिस जब मर्जी इनके घर घुस जाए। ये कौन सा लाइफ स्टाइल है जी? तो ये जो इनका महिमा मंडन, जो ये जो गुंडा मेंटलिज्म, इसको मैं बोलता हूँ कि आप सोसाइटी में गुंडा मेंटलिज्म प्रमोट करते हैं कि जो काइंड ऑफ नहीं दबंग टाइप का जो कहते हैं, फिल्मों में जो देख के आते हैं, कैसे फैल के चलना है, कोई आया तो उसको धक्का लगा दें, बगल में उसको धकेल दें, और कोई गाड़ी वाड़ी ऐसी खरीदें जिससे कि और इनका पर्सोना एम्पलीफाई हो। मतलब ये प्रजातंत्र है, कानून का राज है, सारे बराबर है, आप किसी को डरा धमका नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ये बहुत इसमें मैंने क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या अपेक्षित है, क्या अपेक्षित नहीं है। सर आपने कहा था कि हरियाणा की जेलें खुली हुई हैं उनके लिए। हाँ जी, हमारा तो देखो जो हम क्या, अगर हम अपने को बिजनेसमैन की तरह देखें तो हमारा क्या बिजनेस है कि हथियार बरामद करके मालखाने में डालना, ड्रग सीज करके मालखाने में डालना, मालखाना भरना, एक हमारा ये है। दूसरा बदमाशों को जो जेल छोड़ के आना। तो बदमाशों की जेल की सप्लाई का हमारा बिजनेस है। हमने कहा जी ये खूब अच्छे से चलना चाहिए, देखना चाहिए जेल जा रहे हैं, तो हम तो रोज़ ही उठा के जी 200-300 को जो बदमाश हैं, भले को तो हम छेड़ते नहीं, लेकिन जिसने भी कुछ करा है तो चलो जी आप बाहर रहोगे, आपको भी खतरा है, लोगों को भी खतरा है। तो हमारा जो बिजनेस है कि जो ऑफेंडर्स हैं, जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, उनको जेल में सप्लाई करते रहें, हम करते रहेंगे। जेल में खाना भी अच्छा मिलता है सर? तो चलो देखो हम लोग डेमोक्रेसी हैं, हम कोई थोड़ी डिक्टेटरशिप है। तो यहाँ है कि चलो अपने आप कैदी हो गए, ठीक है, कितनी बेइज्जती होती है जी। मुकदमा दर्ज हो गया, आप जेल चले गए, पूरा परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो गई, आप अब वकील के पीछे रहोगे, जमानत कब होगी, तारीखें हैं, तो उनके किए की सज़ा उनको मिल रही है, फिर भी हैं तो सिटीजन ही कंट्री के। तो जो बेसिक ह्यूमन जो है काइंड ऑफ जो राइट्स हैं, वो तो सबके प्रोटेक्ट होने चाहिए।
उनको सजा तो उनके किए की मिल ही रही है। सर, जब आपने ज्वाइन किया था एज ए डीजीपी तो आपने कहा था कि मैं बंद कमरे में मीटिंग के लिए नहीं आया हूँ, और आपने कहा था 50 दिन के अंदर बदमाश अंदर होंगे या पैर अपने सिर में रख के चलेंगे। नहीं, मैंने उसको इस तरह से कहा था कि जब मैं यहाँ लगा था कि देखो जी, हमें मीटिंग नहीं खेलना। नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि आपने बड़ी सी मीटिंग बुलाई, एजेंडा हल किया, अंग्रेजी का मिनट रिपोर्ट निकला, फिर उसको कोई पढ़ता ही नहीं। फिर आप लड़ाई करो कि तुमने हमारी मिनट रिपोर्ट नहीं पढ़ी, तुम कंप्लाइज नहीं कर रहे हो। हमने कहा जी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, लोग बाग जो हैं पब्लिक सेफ्टी रोज एक्सपीरियंस करते हैं, ऑक्सीजन की तरह है। कि थोड़ा भी लेवल गिरा बड़ा घुटन होता है, थोड़ा भी आपको थ्रेट फील हुआ तो बड़े परेशान होते हो। तो हमने एक तरीका निकाला कि एक पन्ने में और आसानी से समझ आने वाली हिंदी में, जिससे कि हम क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, सिपाही तक को पता हो। हमारी फोर्स का 86% सिपाही है और सारे काम वही करता है, लठ भी वही बजाता, रेड भी वही मारता, पकड़ के वही लाता। तो मेरी बात उन तक पहुंचनी चाहिए। और वो आदमी है, आदमी से बड़ा कंप्यूटर कोई नहीं होता है। एक आदमी से कोई काम आपको करवाना हो, हुक्म मत दीजिए, कहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और क्यों करना है, और रात की गश्त करनी है, कैसे करनी है। बोले जिस इलाके में अंधेरा है, जिधर से रात को लोग आते जाते हैं, उधर आपको गश्त करनी है ना। तो बोले भाई कैसे करनी है, तो बोले गाड़ी से फुराए सो नहीं, आप गाड़ी रोकिए, 200-400 मीटर पैदल चलिए, फिर देखिए, फिर चलिए। क्यों करनी है, तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई बदमाश किसी को मार कूट देगा, ज़्यादा महंगा पड़ेगा। फिर मुकदमा, एक आदमी को तकलीफ तो होगी, फिर मुकदमा दर्ज करो, आईओ लगाओ, इतना मोटा कागज़ करो, इससे बढ़िया क्राइम को प्रिवेंट करो। तो इस तरह से समझाएं तो समझ जाता है। तो आप चेक करो ना करो, वो अपना काम करता है। तो हमने फिर यही कहने का तरीका निकाला कि एक पन्ने में 300-400 वर्ड में जो उनको करना चाहिए पब्लिक सेफ्टी के लिए, उनको कहते थे। तो हमने किया इस काम को। तो इस तरीके से, अच्छा अभी एक सवाल उठता है कि हमने पब्लिक क्यों किया इसको। तो लोगों को फिर तसल्ली हो गई कि भाई देखो कि पुलिस जो ये इलाका है, यहाँ पर पुलिस गश्त करती है और इनको डीजीपी साहब ने कह रखा है जब गश्त करते होंगे तो हम असुरक्षित हमें महसूस नहीं होना चाहिए। जैसे हमने ये कहा अपनी पुलिस को कि ये जो थाना बना है ये पब्लिक फंड से बना है, पब्लिक सेफ्टी के लिए बना है। तो कोई यहाँ आता है पीड़ित होके, तो आप उसको वही रिस्पेक्ट दीजिए और उतने ही ध्यान से सुनिए जितना एक रैंक सीनियर अफसर को सुनते हैं। कोई महिला आपको कहीं मिल जाए, किसी भी उम्र की हो, उसको वही रिस्पेक्ट जो आप डीजीपी को देते हैं। इन दोनों को आपकी दरकार है। तो ये बात मैंने लिख के दी, तो एक एक को समझ में आई बात कि हाँ ये ज़रूरी चीज़ है। करेक्ट। तो वो जो एक है कि और लोगों को पता चला, अच्छा ऐसी बात है। तो ये जो आप ये कह रहे थे कि इतने कम समय में ऐसा क्यों किया, कैसे किया, तो हमें लगता है कि हमने एक स्वीट स्पॉट को हिट किया। आप देखें बैटिंग में बॉल दूर तक जाती है अगर बॉल स्वीट स्पॉट में लगे। तो हमारा था कि लोगों की जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस थी और एक्सप्रेशन थी, हमने उसको आर्टिकुलेट किया, मैंने कहा उसके बारे में और अपनी पुलिस को मनाया चिट्ठियों के माध्यम से कि देखो हम इसी काम के लिए हैं, हमें यही करना चाहिए। वो इस बात को मान गए। जैसे हमने उनको कहा, एक कोई सोसाइटी है हाउसिंग की, उसके बाहर एक चौकीदार बैठा है, वो आता जाता लोगों को थप्पड़ मारे, उसके जेब में हाथ डाल दे, चोरों से मीटिंग करता रहे, तो सोसाइटी वाले कितने दिन उसको रखेंगे। था पुलिस हो, करेक्ट, आपसे ऐसा अपेक्षित नहीं है। तो अपने आते जाते लोगों को ठीक से ट्रीट करना है, चोरों को भगा के रखना है, अच्छे से बात करनी है। तो लोग हाँ ये तो ठीक बात है। तो फोर्स से हमारी जो बात हो रही है उसमें क्या, कैसे और क्यों, तीनों हैं 300 शब्द में, सरल हिंदी में। और ये बात लोगों को पता है कि ये बात इनके आपस में चल रही है। तो अगर कोई एसएचओ या कोई मुलाजिम बदतमीजी करता है तो लोग उनको कहते हैं कि आपके डीजीपी साहब ने कहा है कि आप अपने लोगों से बातचीत में बदजुबानी और घमंड नहीं लाएंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बोलते हैं लोग उनको। करेक्ट। हमारे पास जब वो मिलने आते हैं पंचकूला, तो मैं उनको कहीं भेजता नहीं हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उस जिले के सीपी और एसपी को ले लेता हूँ कि जिनके सुन के अपने स्तर से इसको रिजॉल्व करिए। तो लोगों को कहीं ये लगता है कि जो चंडीगढ़ बैठा है वो इनका सरदार नहीं, हमारा आदमी। और फोर्स को ये लगता है
कि ठीक बात तो कह रहे हैं, हमें करना चाहिए। तो ये जो स्वीट स्पॉट है कि लोगों के ज़रूरत और फोर्स का जो रुझान है, इस दोनों को हम एक जगह लेके आ पाए, इस वजह से बदमाश पकड़े जा रहे हैं और लोग भी सांस ले रहे हैं चैन की। सर एक सवाल काफ़ी गंभीर है। बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जो विदेश में बैठे हुए हैं और वहाँ से बैठकर लगातार जबरन वसूली का सिंडिकेट चला रहे हैं। इसमें बहुत सारे गैंगस्टर हरियाणा के भी हैं। तो इनसे सर कैसे मुकाबला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इनके लिए कि ये सब चीज़ें जो है काबू आए ऐसे गैंगस्टर? नहीं तो 11 को तो खींच के ले आए हैं, बाकी को भी ले आएंगे। अब देखेंगे विदेश में ना डॉक्टर इंजीनियर को तो पूछ ही नहीं रहे, इनको कौन रखेगा है ना। एक FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वो ये देखती रहती है कि कौन सा कंट्री जो है क्राइम, क्रिमिनल, टेररिज्म को बढ़ावा देता है, फिर उसकी रेटिंग करते हैं। तो ये जो बाहर जाके बैठ गए हैं वो तो बिल्कुल 11 आ लिए, बाकी भी आ लेंगे, इनके पल्ले कुछ रहना नहीं है। बाकी जो लोकल हैं, जो इनके गुर्गे हैं, तो उन गुर्गों को तो हमने चिन्हित कर ही लिया है, 4,500 में बिठा दिया जेल में। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 200 लोगों का बेल कैंसिल करवाया हमने, बेल पर आए हुए थे। अच्छा। हमने कहा ये दोबारा चालू है, इसको अंदर दो जी। तब ये हम बस इनकी गिनती हमारे हाथ में है। हमारी पुलिस को समझ में आ गया है कि ये अगर बाहर रहेंगे तो इनको खुद का भी खतरा है कि कोई दूसरा ने इनको मार दे, और लोगों को इनसे खतरा है कि इन्हें लोगों को मार दे। तो जरा भी ये पंख फड़फड़ाते हैं ना, इनको उठा के दोबारा जेल में डालते हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, तो जितना भी कानून की शक्तियाँ हैं हम इस पर दिन रात लगा के रखते हैं। सर आपने मिलकर और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक जैश-ए मोहम्मद का जो बड़ा सिंडिकेट था, जो बड़ा मॉड्यूल था, उसको आपने पकड़ा, लेकिन उसी बीच दिल्ली के लाल किले पर ब्लास्ट हो गया। तो क्या लगता है कि कोई कोऑर्डिनेशन में कमी रह गई? ऐसा क्या गलती हुई कि ब्लास्ट हो गया, और इसके पहले आप सिंडिकेट पकड़ भी चुके थे? देखिए वो तफ्सीस चल रही है, उस पर मेरा टिप्पणी ठीक करना नहीं रहेगा। बट जहाँ तक मेरा एक्सपोजर है कि JNK पुलिस हमारा और दिल्ली पुलिस का रियल टाइम कोऑर्डिनेशन था। अच्छा। जितने भी इस नेटवर्क में लोग थे आधे घंटे में उठे। अच्छा। हम लोग देर करते भाग भूग जाते वो लोग। तो चूंकि हमारी रियल टाइम कन्वर्सेशन थी और हमने जो ऑपरेशन चला रखे थे बदमाशों के खिलाफ, तो पुलिस हाईली मोबिलाइज्ड थी, गाड़ी तैयार, आदमी तैयार, ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे हैं। तो जब भी कभी इसका इतिहास लिखा जाएगा तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का ये केस स्टडी होगा। मैंने देखे एक्सप्लोसिव की बरामदगी, मुलजिमों की गिरफ्तारी, कितना रियल टाइम हुआ। तो हम तो इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये केस स्टडी है कि कैसे स्टेट पुलिस आपस में मिलकर काम करें तो कितने बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। इस पूरे नेटवर्क का जो कनेक्शन था वो नूह में भी था, नूह से भी कई लोग डिटेन किए गए। इसके साथ ही उसके ठीक बाद एक ISI का बड़ा नेटवर्क जो है उसका भंडाफोड़ हुआ नूह में, जासूस पकड़े गए। और साथ में नूह एक ऐसी जगह है जहां पर साइबर क्रिमिनल्स भी बहुत ज़्यादा हैं सर। तो नूह में सर क्या विशेष फोकस है आप लोगों का? नूह एक ऐसा इलाका है जहां पर लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। ये मैं बात एक अच्छा इलाका, मैं तो IG रेंज भी वहाँ रहा हूँ, लोग अच्छे हैं। मतलब कुछ लोग इस काम में लग रहे हैं तो इलाका खराब थोड़ी हो जाएगा। हमारे सिटीजन हैं, लोग हैं, कहाँ नहीं है जो कि कानून को तोड़ते हैं, लोग गलत काम करते हैं। हम जरूर इस पर नज़र लगाए रहते हैं कि लोग बाग जो है वहाँ की आबादी के स्ट्रक्चर को अब्यूज़ ना करें, वहाँ कोई मतलब एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं हो। तो उसके लिए हमने जो फिलहाल ये किया है कि जो दिल्ली के तीनों तरफ जो है उनके जितने थाने के सिक्योरिटी एजेंट हैं और जो CID के हैं उन सबको एक लीडरशिप के अंदर डाल दिया है। और ये रोज़ इनको सवेरे सवेरे निकालते हैं कि वैसी जगह हो के आओ जहाँ इस तरह की इंटरनेशनल एक्टिविटी की गुंजाइश है, और जो करता है उसको पकड़ो। तो हमारा है कि एक इलाके को इस काम के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस इलाके में जो ऐसा कर रहे हैं हमारी उन पर नज़र है और उनको रोज़ ही हम पकड़ रहे हैं। अब वो कर रहे थे ISI के लिए हवाले का काम, ड्रग मनी का, पकड़ा उसको कि नहीं? तो अब ये जो ये एक्सप्लोसिव वाला काम सारे पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? किसी ने विरोध किया, क्यों पकड़ लिया इसको? नहीं। आप देखें कि इलाके के लोग जो हैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। किसी ने एक आवाज़ उठाई कि क्यों आपने इसको जेल भेजा, इनको ऐसा क्यों हो गया? नहीं हुआ ना। तो लोग अच्छे हैं, जो आदमी इस काम में लगे हुए हैं उनको कानून को जवाब देना पड़ेगा, उसी काम में हम लगे हुए हैं। सर एक सवाल है आम लोगों का, खासतौर से गुरुग्राम में जो रहते हैं या दिल्ली रहते हैं, जो डेली आते जाते हैं। जब गुरुग्राम में बारिश होती है तो जो ट्रैफिक जाम लगता है उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल होती हैं, वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल होते हैं। तो गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम ना लगे, इसको रोकने के लिए सर आपने कोई खास मुहिम, कोई कैंपेन चलाई है या कुछ खास
इसके लिए कर रहे हैं आप? आई थिंक थोड़ा आपको रिसर्च करना चाहिए। लंदन में नहीं होता, सेंट्रल लंदन में गाड़ी लेकर आप जा ही नहीं सकते। यहाँ तो सिर्फ जाम ही लगा हुआ है ना। बाकी जगह तो देखें पार्किंग की फीस दुगनी तिगनी है। न्यूयॉर्क जाए आप तो दुनिया में कहाँ जाम नहीं लगता। हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, बट देखें हमारा 33-34 करोड़ का मिडिल क्लास है। जो भी कमाई धमाई वाले लोग छोटे इलाके में यही रहते हैं, सबके पास 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं। एक कल्चरल इशू भी, हम लोग टेरिटोरियल हैं, जहाँ रह गए वहाँ रह गए। अब नोएडा वाले जो हैं, अगर उनका दफ्तर गुड़गांव में है तो ये नहीं कि गुड़गांव में घर ले लें, वो रोज़ नोएडा से इधर जाएंगे। यही काम गुड़गांव वाले इधर कर रहे हैं। तो हमारा बिल्कुल अलग सा कल्चर है। बट मेरा ये रहता है कि जो भी ह्यूमनली पॉसिबल है वो हम करें। जैसे अपने टैक्टिस में हमने कहा कि आप जाम ना लगाएं, सिक्योरिटी चेकिंग के नाम पर आपने जाम नहीं लगाना। तो हमने देखिए, अब ट्रैफिक चलती रहती है, स्लो चलती लेकिन चलती रहती है। तो जो मेन मेड रीजन्स हैं जाम लगने के, वो रोकने में लगे हुए हैं। मतलब नाकेबंदी ना हो, नाकेबंदी इंटेलिजेंस बेस्ड हो। अच्छा, अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तभी लगाएं। ये नहीं जनरल पर्पस 16 लेन की सड़क को 2 लेन का बना के बैठ गए, लोग घर जाने की जल्दी में हैं और आप अपना लिए बैठे हो, तो वो नहीं चलेगा। तो उस पर हम लगाम कसा है। दूसरा देखें, गुड़गांव एक इवॉल्विंग सिटी है। मैंने हम जब गुड़गांव में 1994 में ASP थे, कहाँ कुछ था। GT रोड के जो दाहिनी तरफ की सड़क, वही इलाका बसा हुआ था। जो न्यू गुड़गांव अभी बसा है, 10-15 साल की बात है ये। तो मैं आपको बताऊंगा कि 94 में 12 बजे दिन में मैं खुद ही गाड़ी चला रहा था। शंकर चौक के 1 किलोमीटर आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। बताइए, गुड़गांव तब भी था। गुड़गांव अभी का सड़क पार नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात। तो जहाँ लोग समृद्ध लोग रहेंगे, गाड़ियाँ होंगी, और गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कि लोग A से B जाने के लिए सिर्फ गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपना शो ऑफ भी कर रहे हैं। हम अमीर हैं तो हमारी गाड़ी का चॉइस अलग है, हम अगर दबंग मुजोर है हमारी गाड़ी का चॉइस अलग है, अगर हमारे पल्ले नहीं तो हमारी गाड़ी का चॉइस अलग है। तो सड़क तो बिल्कुल तमाशा है जी, वो तो थिएटर है, वहाँ हर तरह के कैरेक्टर चल रहे हैं। आपने बयान दिया था कि मैंने कार इसलिए परचेज की कि मुझे पुलिस से बेइज्जती कराने का शौक है। उसके पीछे क्या वजह थी? नहीं, हमने ये कहा कि देखिए होता क्या है कि पुलिस का स्टॉप एंड सर्च जो है ना, कि रोक के सर्च करना आदमी को या गाड़ी को, कहते हैं काउंटर क्राइम टैक्टिस है। तो ठीक है, आप करिए, क्राइम से लड़ना आपका काम है। सिटीजन तो अपने काम में लगे हुए हैं। अगर आप किसी गाड़ी रोकते हैं तो वो आपको हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, अपना सर्च दे रहे हैं, गाड़ी का सर्च दे रहे हैं, तो आप उनको बोलिए कि हम सॉरी, आपकी गाड़ी मुझे रोकनी पड़ रही है, कि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, कि कोई इसमें क्रिमिनल तो नहीं है, कोई कॉन्ट्राबैंड तो नहीं है। अगर कोई मिल जाए तो पकड़ लीजिए, नहीं मिले तो बोले थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। मौलिक शिष्टाचार है आपको। अब लोगों ने, मैंने उसी क्रम में कहा कि भाई लोगों ने गाड़ी इसलिए खरीदी तो है कि हमें पुलिस से बेइज्जती कराने का शौक है, कि दौरे आ जाए, इधर गाड़ी लगा ले, उतर ले, और ये कागज़ क्यों नहीं, वो कागज़ क्यों नहीं। भले देश के नागरिक हैं, वो अपने काम के लिए जा रहे हैं, आप उनकी हेल्प करो, उनको प्रोटेक्ट करो। कोई गलत करते हैं तो कार्रवाई भी करो, लेकिन ये फालतू फंड के मतलब बेइज्जती का क्या मतलब है। हम हमेशा इस बात के हकदार रहे हैं और हामीदार रहे हैं कि हमारा देश है, एंड जो इन्फोर्समेंट एजेंसी शुड बी काइंड टू मी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई कि कोई कागज़ छूट गया, तो लोकल पुलिस है, लोकल हमें, उनको हमारी बात मान लेनी चाहिए। कागज़ है जी, आज छूट गया, ठीक है, से ओके, ध्यान रखना। एडवाइजरी भी हो सकते हैं, एडमोनिशिंग भी हो सकते हैं। ब्लाइंडिंग इन्फोर्समेंट एक सोल्यूशन थोड़ी है। तो हमारा यही है कि जो लोग घर से दफ्तर, दफ्तर से दफ्तर, घर से बाजार जा रहे हैं, तो उनकी लाइफ ईजी करो, खाम खा उनको तंग मत किया करो सेफ्टी चेक के नाम पर। आपने एक किस्सा और सुनाया था सर कि एक बार किसी बस में लूट हो गई थी और आप खुद थाने पहुंच गए थे और लगातार थाने में रहे। वो सर क्या किस्सा है, थोड़ा बताइए उसके बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हम लोग सुनते थे जब स्कूल कॉलेज में थे, बस लूट ली गई, बस लूट ली गई। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, बस कैसे लूटी जा सकती है। तो मैं जींद में SP था, तो रात को एक बस चलती थी जहाँ व्यापारी लोग पेमेंट लेके उस गाड़ी से आते थे जी। तो बदमाशों ने देख लिया कि इस गाड़ी में पैसे वाले जा हैं, तो एक बार उन्होंने बस पकड़ ली, गन्ने खेत में ले गए और अपना लूटपाट लिया होगा। तो सवेरे सवेरे 4-5 बजे 30-40 आदमी SP रेजिडेंस के बाहर, तो मुझे फ़ोन वाले ने बताया कि बस लूट गई है, आपसे मिलने आए। बाहर निकला मैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि देखो, जिसके बारे में हम आश्चर्य करते थे कि इसी को लेकर एक शेर भी आपने सुनाया था कि वो मेरा दोस्त है, दगा करे किसी से तो कोई शर्म आए, शेर और बकरी
2 घाट का पानी पिए कोई। नहीं, ये 3-4 चीज़ें आपने जोड़ दी है। तो ये वाली कहानी मैं पूरी करूं तो बस लूट गया तो मुझे काफ़ी ऑड लगा। फिर मैं थाने पहुंच गया तो मुझे और कुछ नहीं सोचा, तो मैंने सचो कहा कि तुमने बहुत बेइज्जती कराई। बोला हमारे वॉच में बस लूट गई, औरतें उसमें थी, उन्होंने कोई असॉल्ट नहीं किया था, सामान लेट लूट के चले गए। हमने कहा मैं तुम्हारे थाने में धरना दूंगा, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो सचो सोचा होगा कि आए हैं तब ना जो भी गाइडेंस देनी, डांट डूट मार के चले जाएंगे, तुम क्या कर रहे थे। वो इसके लिए तैयारी नहीं था कि मैं वहीं बैठ जाऊँगा। तो वहाँ थाने से वो गोली हो गया। अच्छा, मैं भी थाने में बैठा तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँ। तो उसमें मोबाइल फ़ोन आई थिंक कि नया नया आया था, बहुतों के पास नहीं होता था। तो बैठा रहा, 12 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए। मैं सोचूं मैं क्या करूं, तो गया, ऐसे कैसे चलेगा। तो 8 बजे लैंडलाइन बजा, मतलब जनाब वो मिल गया। अच्छा, हमने तो गलत पकड़ के मुझे यहाँ से भगाने के चक्कर में हो, मैं नहीं मानने वाला, बोले जनाब मिल गया। तो फिर वो 11 बजे तक वापस आ गया। मैंने पूछा कैसे मिला और कैसे पकड़ा। बोला जी हम थाने से निकले ना, तो मुझे लगा अब क्या करें। तो मैंने इधर फ़ोन मिलाया, उधर फ़ोन मिलाया, 20-30 जगह फ़ोन मिलाया। तो आगरा के जेलर को भी फ़ोन मिला दिया वैसे ही कि देखो जी हमारे यहाँ इस तरह की लूट हो गई है और एसपी साहब थाने में बैठ गए, हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है। बोला हाँ बस लूटने वाला है गैंग ना, कल ही उसकी बेल हुई है। बोला जी डिटेल बताओ कहाँ के हैं। मैंने 30-40 फ़ोन के बाद उसको फट में आ गया। बोला जी वो लोग मेरठ उरठ के हैं। बोला जी मैं वहीं पहुँच गया, वो घर ही मिल गए और लूट का सामान भी मिल गया। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो उसमें ये है कि पुलिस का सोचने का तरीका ना लेटरल होता है, कन्वेंशनल नहीं होता। मैंने आप देखोगे कि बिल्कुल असंभव सा काम होता है, हमें ये नहीं पता किसने मारा, फिर भी हम बोल देते हैं 3 दिन में पकड़ लेंगे, पकड़ भी लेते हैं। तो रैंडम चलते रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती है, एक आध सही बैठ जाती है, केस खुल जाता है। ये शेर वाली सर क्या कहानी है जो मैं चर्चा कर रहा शेर वाली ये थी कि मैंने अपनी फोर्स को ये कहा कि सबको पता है कि तुम मेरे आदमी, कि तू मेरा दोस्त है, सारे जहां को है मालूम। दगा करे तू किसी से तो शर्म आए मुझे कि तुम किसी को तंग करते हो, बदतमीजी करते हो, ठीक से बात नहीं करते, उसका काम नहीं करते। तो मुझे शर्म आती है कि लोग कहते हैं उनका आदमी ये क्या कर रहा है। तो मतलब थोड़ा मेरा ध्यान रखो, मुझे बहुत बुरा लगता है तो हमारे आदमी लोगों से ठीक से बर्ताव नहीं करते। और शेर और बकरी वाला वो भी मैं काफ़ी इस बात को कहता हूँ कि प्रजातंत्र का ये आश्वासन है कि आपकी कमजोरी के लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा, आपकी ताकत के लिए आपका महिमा मंडन नहीं होगा, आपकी चतुराई की पूजा नहीं होगी, आप सब बराबर हैं, कानून के हिसाब से चलिए, कोई यहाँ आम और कोई खास नहीं है। तो उसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र का ये आश्वासन है कि एक घाट में लकड़बग्घा और लोमड़ी और बकरी पानी पिएगी। और लकड़बग्घा जो है बकरी को छेड़ नहीं सकता, वो बकरी 112 करके पुलिस बुला लेगी, लकड़बग्घा जेल जाएगा। और जो लोमड़ी चतुराई नहीं कर सकती, फिर वही होगा वो। तो ये प्रजातंत्र का आश्वासन है, ये इम्पॉसिबल प्रॉमिस है जिसको हम पूरा करने में लगे हुए हैं। नहीं तो आप देखें कि जंगल में जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जो ताकतवर है, जो छिप गया वो बच गया, जो ताकतवर उसने भगा दिया। बट सभ्यता हमने बनाई है तो कमाल की बात है कि आदमी के तौर पे हमने ऐसा सोचा कि भाई ताकतवर आदमी की ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा, जो चतुर आदमी चतुराई का इस्तेमाल नहीं करेगा, और जिसके पास चतुराई नहीं है और ताकत नहीं उसको डरने की जरूरत नहीं है, स्टेट ऐसा नहीं करने देगी। ये प्रजातंत्र का ये आश्वासन और आदमी की कल्पनाशीलता, ये मैजिक है। चूँकि हम लोग उसमें जीते हैं, हमें नहीं पता चलता है। कोई और जानवर तो ये कर ही नहीं पाया। नहीं थे, किसी और जानवर में चले जाओ, उन्होंने ऐसा किया क्या? सिर्फ आदमी था जिसने ऐसा किया, प्रकृति से लड़ाई लड़ी इसने। अब जून के महीने में गर्मी है तो आदमी कहता है नहीं जी ऐसे कैसे करोगे, हम एसी लगा लेंगे। अब कहते हैं कि जी तुम 20-30-40 साल के लिए तुम्हारा शरीर बना है, तो अपने एक्सरसाइज करके दवाई खा के करा के ना जी हम तो 70 साल जिएंगे। तो आदमी की लड़ाई प्रकृति से चलती रहती है। हम प्रकृति का रहस्य जो है वो पता करके और उसी को यूज कर करके प्रकृति से जीते जा रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारा जो एवरेज एज था वो 37 साल का था, अभी 70 साल का है। तो आदमी का ये कमाल की व्यवस्था है। हमें तो बहुत मतलब मैंने आश्चर्य होता है कि अच्छा ऐसा लोगों ने सोचा कैसे। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि
बहुत सारे स्टेट में डीजीपी आते हैं चले जाते हैं, और आमतौर पर ऐसा होता है कि आईपीएस जो है थोड़ा रिजर्व होते हैं, कम बात करते हैं, या डीजीपी पब्लिक से इतना बात नहीं करते हैं। लेकिन आप लगातार एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर भी, और हर तरह से एक्टिव रहते हैं, आपकी वीडियोज़ भी वायरल हैं, आप पुशअप भी करते हैं रोड पे, कहीं भी रोड पे पुशअप करते हैं और डालते रहते हैं कि हार्ट रेट चेक कर लो। तो आप बाकी लोगों से अपने आप को किस तरह अलग देखते हैं? क्या इसके पीछे आपकी सोच है? देखिए, लोग अपने तरीके से सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, इतने बड़े राज्य को कहीं भी हो, सर जानते नहीं ना कोई हमारा डीजीपी ये है, बहुत लोगों को हम भी नहीं जानते हैं, आए और चले गए। मेरी जो इसमें सामने एक पॉलिसी, जब हम आए थे, क्राइसिस का सिचुएशन था, तो हमने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि एक्शन और इनएक्शन में एक्शन चुनेंगे, और बोलने और चुप रहने में बोलना चुनेंगे। हमने पॉलिसी ले ली, देखते हैं क्या होता है। हमने ये चुना। तो मेरी जो समझ है कि जब काइंड ऑफ कि समाज में ना जमींदार, साहूकार और कोतवाल, इनका राज होता था, और खुश होने का अधिकार इन्हीं को था, बोलने का अधिकार इन्हीं को था। बाकी लोग डर से चुप रहते थे कि अगर कुछ बोल दिया पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सिस्टम था कि जब जो मुंहजोर लोगों का और जो साहूकारों का, कोतवालों का और जमींदारों का जोर था, वहाँ बोलना खतरे से खाली नहीं। अगर उनको कुछ बुरा लग लिया तो आपको निपटा देंगे, दिक्कत हो जाएगी। अब तो वो बात है नहीं। अब तो आप देखें कि बिलियंस ऑफ पेजेस इंटरनेट पर रोज अपलोड हो रहे हैं, कितने वीडियो आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, कितने लोग हैं। तो अब जो सभ्यता है, अब जो हमारा एक सभ्यता का स्तर, इंफॉर्मेशन एज है ये, इसमें हर कोई बोल रहा है, और जो नहीं बोल रहा है वो है ही नहीं। तो जब आप नए इकोसिस्टम में आ गए हैं तो बोलना एक ज़रूरत है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। लोग जानना चाहते हैं। अगर चलते, एक तो अभी पहले प्रैक्टिस किया था कि टिकर चल रहा है कि हत्या हो गई, तो पुलिस वाले ये सोचते थे कि आया है चला जाएगा। तो नेगेटिव न्यूज़ को आप छोड़ते जाओ, तो पता चला कि 3-4 महीने में ये लोगों के दिमाग में बैठ गया कि रोज़ तो हत्या हो रही है, रोज़ तो बलात्कार हो रहा है, विधि व्यवस्था चौपट हो गई। सोचते इस तरह से। हमने नहीं, यू टेक इट ऑन कि हत्या हो गई, पकड़े गए, ये हो गया, हमने वो किया। आप न्यूज़ साइकिल को ब्रेक करिए। लोग ये सोचते हैं ये T20 जो चल रहा है क्रिमिनल्स और पुलिस में, तो क्रिमिनल्स का जो एक्टिविटी है वो तो सारी सोशल मीडिया, मास मीडिया, सब जगह चल रही है, बढ़ा चढ़ा के चल रही है। अब पुलिस क्या कर रही है उनको पता ही नहीं है। मतलब हमारी टीम का तो पता ही नहीं, टीम गई कहाँ। और लोग इतना स्क्रीन देखते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, इतना वीडियो कंज्यूम करते हैं कि जो पक्ष अनरिप्रेजेंटेड है वो पक्ष है ही नहीं। तो ये सबके लिए संदेश है कि जो जहाँ हैं, लोगों की ज़रूरत है वीडियो देखने की, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने की, सारा तो इस पर डिलीवर हो रहा है, सारे इसको देख रहे हैं व्हाट्सएप पर, इधर उधर। तो अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो लोग ये मान रहे हैं कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ठीक बात है। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी बदमाश ने बदमाशी की, चतुर ने चतुराई की, तो पुलिस बोले उस बदमाश की ने टांग तोड़ दी है, चतुर ने जेल में डाल दिया, लोग कहते हैं ये ठीक है। क्योंकि जो डिलीवरेबल है ना जी, वो क्राइम डेटा नहीं है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो परसेप्शन है किस बात का, कि एक तो पुलिस बदमाशों के पीछे पड़ रही है, उसको हिलने नहीं देती, और कुछ करता है तो पकड़ लेती है। तो ये बोलोगे तब ना पता चलेगा। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया चुप रहने और बोलने के बीच में, तो बोलने वाला बड़ा कामयाब रहा। तो सबको इससे सीखना चाहिए। आपका कहना ये है कि जो आप कर रहे हैं वो दिखना भी चाहिए। क्यों नहीं दिखना चाहिए? आप देखो, हम ये मान के चलते हैं कि कितने लोगों को पुलिस से काम पड़ता है। हमारे यहाँ जैसे कि 1.5 लाख मुकदमा दर्ज होता है साल में, तो उसमें वो सारे जो ड्रग का भी, अल्कोहल का भी, बेटिंग का भी, सब का है कर करा के। तो मान लीजिए जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी है वो 40-50 हज़ार के आसपास होता है। तो 40-50 हज़ार में अगर मतलब एक क्राइम से 4 आदमी अफेक्टेड हो रहा है, किसी का भाई, किसी का बाप, कुछ हो गया, तो जो क्राइम से अफेक्टेड हैं, तो 50,000 को 5 से गुना कर दीजिए, 2.5 लाख हो जाएंगे, और 5 पड़ोसी जोड़ दीजिए, 5 लाख हो जाएंगे। तो क्राइम का असर तो उन्हीं तक पड़ रहा है, बट क्राइम की खबर का असर 3 करोड़ पर पड़ रहा है कि जी देखो वहाँ ऐसे हो गया था, चेन छीनी गई, डाका पड़ गया, ये हो गया। जान सारे रहे, जो इफेक्ट थोड़े हो रहे हैं। तो ये कि अगला, मैं हमेशा कहता हूँ, जो वो ऑफेंस जो कि ये है कंटेजियस है, कि जैसे
किसी ने छेड़ दिया लड़की को, हर लड़की सोचती कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। चेन स्नैचिंग हो गया, हर कोई सोचता है अगला नंबर हमारा आएगा। हाउस ब्रेकिंग हो गई, हमारा घर टूट जाएगा। तो जितने भी इस तरह के क्राइम होते हैं जिसमें कि लोगों को ये लगता है कि आई एम द नेक्स्ट पोटेंशियल विक्टिम, अगला नंबर हमारा है, तो वहाँ से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है। तो अगर कोई घटना हुई, पुलिस कहे कि इसने किया तो था जी, देखो उसको हमने जेल में डाल दिया, तो लोगों को तसल्ली होती है कि ठीक है चोरी हो रही, डकैती हो रही, सब कुछ हो रहा है, बट ये पुलिस ना उसका इलाज बांध रही है, हमारी टीम भी लड़ रही है। आप ऐसा क्रिकेट का मैच देखोगे कि जहाँ की अपोजिशन प्लेयर खेल के चला गया और आपकी टीम का नंबर आया तो म्यूट हो गए उसमें, तो वैसा मैच को देखेगा। तब जो कुछ हो रहा है पब्लिक डोमेन में हो रहा है, हर जगह हर चीज़ का वीडियो बन रहा है। तो अगर क्रिमिनल्स के वीडियो इतने सर्कुलेट हो रहे हैं, इनके गवैये इनको इतना प्रमोट कर रहे हैं, OTT वाले अलग इनका महिमा मनन कर रहे हैं, तो जो पुलिस का पक्ष है, जिसने इनका भूस भर रखा है, जिन्होंने इतनी ऐसी तैसी कर रखी है, जेल भर रखा है, उसका पक्ष भी तो लोगों को दिखे। तो जब ये आप वॉर ऑफ नरेशन, वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन जीतेंगे, तभी लोगों को लगेगा कि जी हमारी टीम स्ट्रांग है, उसने एक आध छक्के मार दिए, अगला विकेट उसने गिरा दिया। तो इस तरह से देखिए तो इट मेक्स सेंस कि आपको बोलना चाहिए। सर, NDTV के दफ्तर आने के लिए और NDTV से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है DGP OP सिंह, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बहुत ही बेबाकी से दिए और इसीलिए चर्चा में भी रहते हैं कि हर कोई सवाल के जवाब ये देते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं और एक तरह से भौकाल है इनका हरियाणा के अंदर। बच्चे फॉलो करते हैं इनको, छोटे छोटे बच्चे रील्स बनाते हैं। एक मिनट में और लूँगा। हाँ जी जी जी। कि ना तो मैं बेबाक हूँ, ना मेरा कोई भौकाल है, ठीक है ना। मैं ऑल इंडिया सर्विस रूल से बंधा हुआ हूँ जी, उसके अंदर ही बोलता हूँ, लेकिन मेरा बोलने का मेरा रोल है जी कि मैं स्टेट का पुलिस चीफ हूँ। तो बाकी लोगों का तो कहानी चल रही है, उनकी बदमाशी कितनी परवान चढ़ रही है, तो पुलिसिंग कैसे उन पर हावी है कोई तो बतावेगा। तो ये बात मैं करता हूँ, हमारे SP करते हैं। जहाँ तक बच्चों की बात है, तो मेरे पास लोग आते हैं, मतलब जी आपकी वजह से बड़ा दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया? मतलब हमारे बच्चे ये कहते हैं कि पेट फुलाए घूम रहे हो, इतने मोटे हो गए, DGP साहब को देखो, निकलते क्यों नहीं, कहीं जाते क्यों नहीं। तो ये जो जेनजी टाइप के लोग, नए लड़के हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, फॉलो कर रहे हैं आपको। नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं, सही चीज़ को फॉलो करते हैं, हमें नहीं फॉलो करते हैं। तो इनको लगता है कि आप किसी भी स्टेज पर आप अपने बॉडी से काम ले सकते हो, आप ठीक से चल सकते हो, ठीक से बात कर सकते हो, ठीक से कर सकते हो। तो वो उनको लगता है कि बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे। तो जो जेन जी और जेन अल्फा है, ये बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। और एक जब जेन जी की बात चली तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया में जेन जी की तो सरकार है। जो UPSC से आते हैं लड़के बच्चे पढ़ के, किसी जिले ऑफिस में जाओ आपको लड़के मिलेंगे, DC SP। बिल्कुल। तो इंडिया में बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत यंग गवर्नमेंट है और आपको कैबिनेट में एक्सपीरियंस लोग मिल जाएंगे। तो एक बड़ी अच्छी व्यवस्था हमारी है और ये बड़ा अच्छा चलने वाला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू।